ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ज्योतिष, उनका और पंच तत्वों का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। ये बहुत ही अपने आप में तो विशाल विषय है। महर्षि पाराशर ने भी बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इसके विषय में श्लोक वर्णित किया है। आइए उसी से आज की चर्चा आरंभ करें। अग्नि भूमि नभस्तो यावायवः त्रमतो द्विज भौमदीनाद्रयणां च तत्त्वानीति यथा क्रमम्। अर्थात अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के नियंत्रण में है। अब जानते हैं इन पंच तत्वों का मानव जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव के विषय पे। उसके लिए आज चर्चा पे हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य दलबीर सिंह जी। दलबीर सिंह जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। दलबीर जी, आप इस पंच तत्व के विषय पर, जिसका ऋषि पाराशर ने भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, उसका मानव जीवन पे जो प्रभाव है, उस विषय पे आप थोड़ा सा आज प्रकाश डालिए। जैसा कि आपने जो श्लोक पढ़ा उसमें आपने 5 तत्वों का वर्णन किया जी। सबसे पहले आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, फिर जल तत्व, फिर भूमि तत्व जी। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये मानव जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं, ग्रहों से कैसे जुड़े हुए हैं और इनका मानव जीवन पर कैसे और किस प्रकार प्रभाव पड़ता है जी। जैसे कि सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो तत्व आता है वो है आकाश तत्व जी, जिसका स्वामी बृहस्पति है, जिसमें मात्र ध्वनि व शब्द की उपलब्धता है। और अगर हम इसे मानव जीवन से जोड़ें तो इसका सीधा सीधा संबंध मानव जीवन के कानों से आता है कि जहाँ तक की सुनने की शक्ति कैसी है, जहाँ तक की श्रवण करने की शक्ति कैसी है, जहाँ तक की कानों की स्थिति कैसी है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थात वो 6, 8, 12 में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, नीच का है, तो ऐसे में उसको कान से संबंधित कोई ना कोई समस्या कभी ना कभी हो सकती है। इसके विपरीत यदि बृहस्पति अच्छा है और उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में है, तो उसके स्मरण व श्रवण की शक्ति अच्छी होगी, वो एक अच्छा श्रोता होगा और उसके कानों की स्थिति अच्छी होगी जी। और इसी प्रकार ये मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हमने जाना कि यदि आकाश तत्व आपकी जन्म पत्री में अच्छा है तो आपकी जो श्रवणेंद्रिय है, आपका जो शब्द को समझने का जो विधि है, वो बहुत ही बेहतरीन है। और जो व्यक्ति अच्छी तरह से सुन पाता है वही शायद अच्छी तरह से समझ पाता है जी जी। और उसी से जीवन में एक फैलाव होता है, एक्सपेंशन होता है, जीवन उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाता है। और इसके विपरीत यदि ये अच्छी स्थिति में ना हो तो बहुत सारी परेशानियां, स्पेशली कानों से संबंधित समस्या जो है वो अवश्य होती है, या उसके सोचने समझने में भी वो उतना बेहतरीन नहीं होता जितना कि सामान्यतः जीवन में हुआ जाता है। आइए अब हम दूसरे तत्व, वायु तत्व के बारे में जानें। जैसे कि दूसरा तत्व आपने बताया वायु तत्व। वायु तत्व का स्वामी शनि है। इसमें ध्वनि के अतिरिक्त स्पर्श की उपलब्धता है जी। और स्पर्श का संबंध सीधे सीधे मानव जीवन की त्वचा से है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि नीच का है जी, तो ऐसी स्थिति में जातक को त्वचा से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि जातक की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो जातक की त्वचा सुंदर होगी जी। और उसको मामूली से स्पर्श से एकदम चौंक जाएगा कि जैसे उसको किसी ने स्पर्श किया, बिल्कुल उसको उसका एहसास हो जाएगा कि किसी ने त्वचा के संबंध में हल्का सा टच करते उसे पता लग जाएगा किस चीज ने उसको छुआ है जी। और इसके विपरीत यदि वो अच्छा नहीं है तो उसको इस तरह की सेंसिबल चीज का नहीं पता लग पाता जी। तो हमने जाना यदि वायु तत्व जन्मपत्री में बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी
सेंसेस के बारे में पता होगा, स्पेशली जो टच का जो सेंस है उसके बारे में उसे पता रहेगा। और इसके विपरीत यदि वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसे त्वचा संबंधी बीमारी और वात रोग आदि भी। हाँ, वात रोग, क्योंकि वात तत्व है ही है ये। और उसमें कोई दमे भी की प्रॉब्लम जैसे लंबी अवधि की बीमारियां जो, क्योंकि शनि की आदत है लंबी बीमारी देने की, तो वो भी जो है त्वचा हो चाहे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो। वैसे तो बहुत बीमारियां हैं शनि से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे 5 तत्वों को हमारा मेन जो फोकस है वो आज डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो उससे संबंधित हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि किस तरह से 5 तत्व हमारे शरीर में संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। आइए हम जानते हैं तीसरे तत्व अग्नि तत्व के विषय में। अग्नि तत्व जिसका स्वामी मंगल है, जिसमें तेज की उपलब्धता है जी। आकाश तत्व और वायु तत्व के पश्चात जो तत्व है अग्नि तत्व, इसमें ध्वनि और स्पर्श के अतिरिक्त तेज की उपलब्धता है। और तेज का संबंध हमारे जीवन की चुस्ती फुर्ती से, हमारे नेत्रों से है जी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल उच्च का है, मंगल केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो ऐसे जातक चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं और उनमें उनके नेत्र अच्छे होते हैं, उनमें नेत्रों की जो रोशनी है वो अच्छी होती है जी। और यदि मंगल अच्छा नहीं है तो ऐसे जातक सुस्त होते हैं, उनमें ऊर्जा की कमी महसूस की जा सकती है और जो उनके जो नेत्र हैं उनको नेत्रों से संबंधित भी समस्याएं हो सकती है। तो हमने जाना यदि जन्म पत्री में मंगल और अग्नि तत्व की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति प्रकाशमान और तेजवान होने का, उसको दूसरे शब्दों में बोला जाए क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी जी, तो उसका सीधा सीधा अर्थ हुआ रूप। जी जी, आपकी जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस। और दूसरा यदि ये बहुत अच्छी स्थिति में हो तो शत्रुओं पर हावी रहेगा। और शत्रु आज के समय में ऐसे तो कोई शत्रु होता नहीं, पर हाँ यदि वो किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, क्योंकि ऊर्जा का कारक है ना, ऊर्जा है तो हर जगह पे जहाँ पे उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है तो हाँ हर तरह के पराक्रम जहाँ पे भी दिखाना है आपको, स्थिति तो वहां पर जो है वो बलशाली रहेगा और दूरदृष्टा होगा, मान सम्मान प्राप्त क्योंकि ऊर्जा से संबंधित है। तो ऐसे जब तक पुलिस में, आर्मी में और रेसलिंग में, इस तरह के फील्ड्स में से संबंध रखते हैं। और यदि इससे विपरीत हो जाए तो निर्भर होते हैं, डरपोक होते हैं। हाँ, तो यदि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस प्रकार का व्यक्ति निर्बल रहता है, भीरू होता है। आइए जानते हैं हम चतुर्थ तत्व जल तत्व के विषय में। जल तत्व जिसका स्वामी शुक्र है, जिसमें रस की उपलब्धता है और रस का संबंध हमारी जीवा से है। जी। अगर तो चूंकि इसका स्वामी शुक्र है, अगर जन्म कुंडली में शुक्र पाप ग्रहों के प्रभाव में है और 6, 8, 12 में है तो ऐसी स्थिति में जातक को जीवा से संबंधित रोग हो सकते हैं। जीवा से संबंधित मीन उसके बोलने में परेशानी हो सकती है उसको, और बोलने में हेजिटेशन हो सकती है उसको, और क्या उसके बोलने में डिफेक्ट भी पाया जा सकता है। जैसे कुछ लोग तुतलाते हैं या कुछ तरह से करते हैं या लेट बोलना शुरू करते हैं बच्चे जैसे, तो ये शुक्र से संबंधित है। और चूंकि ये रस का स्वामी है और ऐसे जातक अगर कुंडली में अफ्लिक्टेड है शुक्र जी, तो उनको रस का आभास ही नहीं होता, उनको टेस्ट की तलाश में रहते हैं। कुछ भी उनके सामने रखते हो वो कहते हैं टेस्टी नहीं है। और इसके विपरीत यदि शुक्र अच्छा है तो ऐसे जातक को मात्र चखते ही उसमें टेस्ट का आभास हो जाता है और वो जान जाता है कि इसमें किस किस चीजों का मिश्रण है। तो इसलिए एक ये क्वालिटी होना कि भाई टेस्ट से पता लग जाना कि क्या क्या है इसमें, ये अपने आप में एक बड़ी एक क्वालिटी है जी। और इसके विपरीत अगर शुक्र अच्छा नहीं है जैसे, तो जब तक वो टेस्ट ही नहीं आता वो टेस्ट की तलाश में लगा रहता है जी। तो हमने जाना यदि जल तत्व की स्थिति जन्मपत्री में अच्छी है तो, क्योंकि जल तत्व जो है रस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अंदर स्वाद को लेके विशेष तौर पे संवेदना रहती है। वो समझता है कि स्वाद या टेस्ट जो है किस चीज का आ रहा है या नहीं आ रहा। और यदि इसके विपरीत स्थिति होती है, वो अच्छी स्थिति में नहीं हो रहा है इसमें, जैसे अगर शुक्र जल तत्व प्लैनेट है
तो मानव जीवन में जल से संबंधित बीमारियों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे मूत्र से संबंधित रोग, किडनी से संबंधित रोग, हार्मोन से संबंधित रोग, कफ से अगर कुंडली में अफ्लिक्शन में है शुक्र, तो इस तरह के रोग दे देता है, और अगर अच्छा है तो इनसे बचाव रहता है व्यक्ति को। अब जानते हैं हम पंचम तत्व भूमि तत्व के विषय में। भूमि तत्व जिसका स्वामी बुध है, इसमें ध्वनि, स्पर्श, तेज व रस के अतिरिक्त गंध की उपलब्धता है जी। और इसका स्वामी बुध है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि और जो गंध का संबंध है वो हमारी नाक से है जी, और इसका स्वामी बुध है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध नीच का है, 6, 8, 12 में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो ऐसे जातक को गंध से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। या तो उसको अंदर से गंध आती रहती है, वो थूकता रहता है, इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, या उसे गंध आती ही नहीं, उसे आभास ही नहीं होता कि कोई गंध आ रही है या कोई स्मेल है या कुछ है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई ट्रेजेडीज हो जाती है कि गैस खुली रह गई, तो ऐसे ही जातक होते हैं कि भाई गैस खुली, उनको आभास ही नहीं होता कि गैस खुली हुई है। और इसके विपरीत यदि बहुत अच्छा है तो ऐसे जातक को दूर बड़ी वस्तु की स्मेल आ जाती है, और मान लो 4 घर दूर गैस खुली, उसको आभास हो जाता है कि गैस खुली हुई है, या कोई चीज बन रही है तो उसको आभास हो जाता है कि इस तरह की गंध आ रही है वहां से, तो इस तरह का कुछ बन रहा है उसमें। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसमें जो है ऊपर जो हमने जो तत्व बताए हैं कि ध्वनि, स्पर्श, तेज और रस के अतिरिक्त गंध भी है, तो इसमें 5 तत्व विलीन है। तो इसलिए अगर यदि कुंडली में बुध अफ्लिक्शन में है जी, तो 5 तत्व की हानि हो जाएगी, और अगर बुध अच्छा है तो 5 तत्व अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है इस मद्देनजर रखते हुए। तो हमने जाना कि यदि भूमि तत्व अर्थात बुध यदि जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो और जो 4 तत्व हैं उनका समावेश भी उसी में है। इस वजह से वो 5 के 5 तत्व अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। जी जी। अन्यथा यदि बुध अच्छा है जन्मपत्री में तो 5 तत्व में वर्धन होगा। जी जी। आज हमने पंच तत्व के माध्यम से 5 कर्मेंद्रियों के बारे में भी जाना, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इसके पश्चात ये भी बताना चाहूंगा कि भाई ये जो पंच तत्व है, जैसे कि आपने बताया कि आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, जल तत्व और भूमि तत्व, ये 5 तत्वों का जो स्वामी है, ये 5 तत्व को प्रकृति बोला गया है जी। और इन 5 तत्वों का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इसीलिए कि चंद्रमा हालांकि एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है जी। वो उपग्रह होते हुए भी एक राजा का रोल अदा करता है। यहाँ पे इन पंच तत्वों का स्वामी है। सभी तत्वों के अलग अलग स्वामी है, और इन पंच तत्वों का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और इसको राजा के समान माना गया क्योंकि ये स्त्री ग्रह है और एक सौम्य प्लेनेट है, तो कहीं कहीं हम इसको रानी के रूप में भी वर्णन कर देते हैं इसका। और इसके अतिरिक्त हमारा जो स्थूल शरीर है, हमारा जो आत्मा है, ये पूरी तरह से पवित्र है जी। और इसका जो स्वामी है हमारी आत्मा का, हमारे स्थूल शरीर का, वो सूर्य है जी। और सूर्य को आत्मा का कारक होने के नाते और स्थूल शरीर का स्वामी है क्योंकि, और इसको राजा बोला गया है जी। और जबकि सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, जबकि ये ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी पंच जो ग्रह हैं उनके स्वामी है, उनका जो उनके राजा हैं ये उसमें। शायद यही एक कारण रहा होगा कि जो हमारे ज्योतिष के आचार्य है उन्होंने ये 2 जो सूर्य और चंद्रमा है, ये ग्रह ना होते हुए इन्हें ग्रहों की श्रेणी में रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने जाना पंच तत्व के विषय में महर्षि पाराशर के बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार, और हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि किसी की भी जन्म पत्री में जैसे जैसे दशाएं चेंज होती हैं, जैसे जैसे किसी तत्व की वृद्धि होती है, उसी तरह से उसके स्वभाव में भी वैसा ही परिवर्तन आता चला जाता है। इन पंच तत्वों के अलावा एक चीज और भी है जी, कि जो जैसे हमने बताया सूर्य आत्मा का कारक है, स्थूल शरीर का कारक, ये पूरी तरह से पवित्र है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है जी? एक सूक्ष्म शरीर है हमारा,
चित्त मन बुद्धि अहंकार, इसी की लालसा होती है, यही कर्म करता है, यही दुष्कर्म करता है और इसी का बार बार जन्म होता है, क्योंकि इसके द्वारा किए गए कर्मों को इसे बार बार भुगतने के लिए इस सूक्ष्म शरीर को, चित्त मन बुद्धि अहंकार को बार बार जन्म लेना पड़ता है। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और ये जो हमारे ग्रह और जितने भी हैं, सूर्य चंद्रमा और अन्य पंच तत्व से संबंधित ग्रह है जो, इनके माध्यम से हमें इसके फल की प्राप्ति होती है। आज हम उस विषय में तो ना जाएं, क्योंकि हमारा विषय जो है पंच तत्वों पर है, पर बात बहुत हद तक सही है। कभी फिर हमें मौका मिला तो हम जरूर उस विषय पर जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय में ऐसा ही वर्णन किया है। उन्होंने 8 तत्वों के विषय में बताया, जिसमें 5 तत्व तो जो आज हमने बताए, और चित्त बुद्धि अहंकार उस विषय में भी उन्होंने उस पर बात की है। वो फिर कभी, आज जो हमारा विषय था वो पंच तत्व और ज्योतिष में था। तो जैसे जैसे जिस जिस तत्व की दशा आएगी, और यदि उसे सहयोग करने वाला दूसरा तत्व अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आता है, जैसे सपोज कोई अग्नि तत्व है, मंगल की दशा आई हुई है और उसमें वायु तत्व की दशा आ जाए, तो वो उसे सपोर्ट करेगी और उसी के अनुसार फल मिलने चाहिए। पर यदि इससे विपरीत हो जाए कि अग्नि तत्व है और जल तत्व की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो, तब थोड़ा विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से जल और पृथ्वी तत्व साथ में हो जाता है थोड़ा सा ना, हाँ, तत्वों का असंतुलन। तो जल और पृथ्वी तत्व जब साथ में होते हैं तब वो समन्वय करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उसलिए वो अच्छी तरह से रिजल्ट दे पाते हैं। इसे कभी जब समय लगेगा हमें ऐसा उपयोग, तो हम अवश्य इसे और थोड़ा वृद्धि और विस्तृत तरीके से कहने की चेष्टा करेंगे और कोशिश करेंगे कि दलबीर जी हमें कुछ चार्ट्स में भी उसको भविष्य में समझाएं। जी बिल्कुल। आज आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मित्रों, आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसमें से कोई भी विषय ऐसा हो जो आप चाहते हैं और थोड़ा और एलोबरेट हो और विस्तार में उसकी चर्चा हो, तो जरूर आप हमें कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को आप चाहें तो अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें, और हम बहुत जल्द नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।